नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। यूपी में 2022 में हो रहा सियासी संग्राम अब अपने अंतिम चरण की ओर है। 3 मार्च और 7 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनावों में सोई क्षेत्रीय दलों के करिश्माई नेटवर्क का घूम गई है और साथ ही विधानसभा के आखिरी 2 चरण बहुत ज्यादा खास माने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि इन 2 चरणों में असली परीक्षा मुख्य दलों के साथ साथ उन छोटे दलों की भी होने जा रही है जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई कहानी लिखनी शुरू की है। इन दलों में अपना दल, सुभा सपा और निषाद पार्टी तो शामिल है ही, बल्कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी आखिरी चरणों में खुद की मजबूती साबित करने में लगी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि आखिरी चरण का चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण से ज्यादा जातीय की बिसात को बिछाता हुआ देखा जा रहा है। छठे और 7वें चरण के चुनावों में भाजपा के साथ सहयोगी दल के तौर पर मैदान में लड़ रही निषाद पार्टी और अपना दल की भी असली परीक्षा है। इन सभी भाजपा की हितैषी रही ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभा सपा इस बार समाजवादी पार्टी के साथ में चुनावी मैदान में है और इस चरण में सुभा सपा की भी परीक्षा है। 2017 के विधानसभा चुनावों में इन 57 सीटों में से भाजपा के पास में 46 सीटें आई थी, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 2, बहुजन समाज पार्टी के पास में 5 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उत्तर प्रदेश में 5वें चरण से ही चुनावी हवाएं बदलने लगती हैं। खासतौर से 2022 के चुनावों में जो मुद्दे पहले चरण में शुरू हुए वे 5वें चरण तक आते आते न सिर्फ कम हुए बल्कि उनकी दशा और दिशा भी बदलने लगी। और अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। छठे चरण का चुनाव शोर अब थम चुका है। आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने धुआंधार प्रचार किया। 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में सीएम योगी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार और चुनावी शोर अब थम चुका है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने धुआंधार प्रचार किया। दो 2022 के सियासी संग्राम की लड़ाई अब अंतिम छोर पर पहुंच चुकी है। अब 2022 की लड़ाई का जोर पूर्वांचल पर है। कहते हैं पूर्वांचल के रण पर जिसने विजय पाली वो पार्टी ही सत्ता पर विराजमान होती है। इस संकल्प के साथ राजनीतिक पार्टियां पूर्वांचल में गुड़ा गणित फिट कर रही हैं। 5वें चरण के बाद अब 6वें चरण की बारी है। 6वें चरण में पूर्वांचल की 10 जिलों की 57 सीटों पर लड़ाई भीषण है। इस चरण में गोरखपुर जैसी चर्चित सीटें हैं। सीएम योगी और बीजेपी के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है तो अखिलेश यादव की कोशिश बीजेपी के किले में सेंधमारी करने की है। बीजेपी की सीटों पर गुरु गोरखनाथ का प्रभाव है तो सपा स्थानीय मुद्दों को भांपकर सियासी मैदान में जीत का दम भर रही है। वहीं इस चरण में बीएसपी प्रमुख मायावती को भी बढ़त की उम्मीद है। इस चरण में सीएम योगी की अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि अगर अपने गढ़ और आसपास की सीटें बीजेपी के खाते में फिर से आ गईं, तो यूपी के लिए योगी फिर से उपयोगी हो जाएंगे। वहीं छठे चरण में योगी सरकार के 5 मंत्रियों का इम्तिहान भी है। छठे चरण में चुनाव वाले जिलों की बात करें तो इसमें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया शामिल हैं। इन जिलों में 3 मार्च को मतदान है। साल 2017 की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनावों में इन 57 सीटों में से बीजेपी के पास 47 सीटें आई थी, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 2, बहुजन समाज पार्टी के पास 5 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। 6वें चरण में बीजेपी अपने रिकॉर्ड को दोहराने की कोशिश में जुटी है तो सपा के सामने बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करने की बड़ी चुनौती है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक जिन मुद्दों की लड़ाई शुरू हुई थी वो हूबहू बनी हुई है। अंतिम 2 चरणों में पूरी राजनीतिक बिसात जाति समीकरणों के आधार पर बिछ गई है। यहाँ पर धार्मिक ध्रुवीकरण से ज्यादा जातीयता की बिसात पर बिछाई गई चौसर में ही सब खेल हो रहा है। ऐसे में देखना होगा इस चौसर के पासों को फेंक कर कौन कितना जनाधार बढ़ा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो छठे चरण को लेकर
सियासत अब लगातार जारी है। हालांकि चुनावी शोर अब थम चुका है। ग्राउंड जीरो की क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, बात उन्हीं पर कर लेंगे। कुछ संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अब अभिवुक्त पांडे जुड़ गए हमारे साथ में महाराजगंज से, और साथ ही रामानुज भट्ट जुड़ गए हैं लखनऊ से, और साथ ही अवनीश कुमार भी संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अवनीश, आपका रुख करूंगी कि पूर्वांचल का रण बेहद दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि हमेशा से कहावत रही है कि जिसने पूर्वांचल पर कब्जा किया सियासत उसी की रही है। तो अब क्या कुछ पूर्वांचल के मुद्दे देखे जा रहे हैं? सभी नेता अभी तक चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। अब उस ताकत का कितना असर जनता पर देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए 3 मार्च को छठे चरण का मतदान होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सभी ने अपनी ताकत झोंकी है, क्योंकि पहले चरण से मतदान शुरू हुआ तब लगातार लोगों को उम्मीदें थी कि कितनी सीटें आ रही थी। लेकिन जब अंतिम चरण पूर्वांचल की ओर बढ़ता है तो मुकाबला और रोचक हो जाता है। साफ है जिस तरीके से जो छठा चरण है उसमें अगर बात करें तो गोरखपुर पर सबकी नज़र है, जहां से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वहां पास की सीट से। उसके बाद जो तमाम जनपद हैं उन जनपदों में जो 57 सीट है उन 57 सीटों पर मुकाबला। और कहा जाता है कि जब पूर्वांचल में बात आती है तो पूर्वांचल में सबसे ज्यादा जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश होती है, क्योंकि अगर किसी ने जातिगत समीकरण साध लिया तो पूर्वांचल को जीत लिया। अगर पूर्वांचल को जीत लिया तो साफ है कि उसकी सत्ता आनी लगभग तय मानी जाती है। तो उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है और ज्यादा सीटों पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच देखा जा रहा है। हालांकि जो सहयोगी दल हैं उनका भी प्रभाव पूर्वांचल में है। अगर बात करें निषाद पार्टी की तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको कुछ सीटें मिली थी, उनके भी प्रत्याशी वहां पे उतरे हुए हैं। और जो निषादों का समूह है वह एक अच्छा प्रभाव रखता है गोरखपुर के आसपास के एरिया में, और उन निषाद का वोट पाने के लिए निषाद के जो मुखिया माने जाते हैं, एक तरीके से नेता कहे जाते हैं संजय निषाद, तो उन्होंने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया है ताकि जब छठे चरण का मतदान होगा तो ज्यादा से ज्यादा निषाद का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में अपना दल के अनुप्रिया पटेल का भी एक अच्छा खासा प्रभाव है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर जा चुके हैं, उनका अच्छा खासा प्रभाव देखा गया है। और जो राजभर है उस राजभर का प्रतिशत भी अच्छा है, अच्छा खासा प्रभाव है पूर्वांचल की सीटों पे, उस पर देखा जाता है। और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो 2017 छोटे छोटे दल है वो पूर्वांचल में अपनी अलग छाप रखते हैं, अपनी उनकी अलग एक खासियत है। पर अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि सभी जो पार्टियां हैं उन्होंने गठबंधन तो कर लिया छोटे अन्य दलों से, खास करके समाजवादी पार्टी ने। कितना फायदा मिलता है ये 10 मार्च को ही स्पष्ट हो पाएगा। और साथ ही रामानुज भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं संत कबीरनगर से। रामानुज, 2017 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैंप आपको याद होगा कि 3 दिन उन्होंने जो बिताए थे काशी में, उसके बाद में काफी हद तक पूर्वांचल का सियासी समीकरण बदला था। और एक बार फिर से वही प्रधानमंत्री की कोशिशें देखी जा रही हैं पूर्वांचल को साधने के लिए। कितना असर देखा जा रहा है? हालांकि 2017 में तो मोदी लहर थी, क्या उस मोदी लहर का असर अभी भी जनता पर है? था पूर्वांचल के वाराणसी में, और वाराणसी से ही प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल को साधा था। और एक बार फिर प्रधानमंत्री 3 दिन का कैंप जो है वाराणसी में लगा रहे हैं और 3 दिन जो है प्रचार प्रसार करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो पूर्वांचल का हिस्सा जो बिगड़ा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, उसको सुधारने के लिए तमाम दिग्गज नेताओं ने जो है कमान संभाली थी। और उसमें अब प्रधानमंत्री भी लगातार प्रदेश के अंदर रैलियां कर रहे थे और पूर्वांचल की कमान खुद प्रधानमंत्री ने संभाली है कि पूर्वांचल का जो उनका हिस्सा है, क्योंकि वाराणसी के साथ साथ अगर बात की जाए गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती और इसके आगे देवरिया, कुशीनगर, और इन सभी सीटों पर जो चुनाव होना है वो बड़ा ही दिलचस्प है। क्योंकि जिस सीट पर मैं इस समय वर्तमान में खड़ा हूं संत कबीर नगर में, यहां पर तीनों की तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी को 2017 में मिली थी। उससे पहले 2012 के अंदर यही तीनों सीट समाजवादी पार्टी के खाते में थी। और ऐसे में अब की अगर बात की जाए तो वोटर साइलेंट है और तमाम उन मुद्दों को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। और इससे पहले अभी कुछ कल ही मुद्दे हैं जिस पर जनता अपनी बात रख रही है, क्योंकि मुद्दे भी काफी कुछ स्पष्ट कर देते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। तो मुद्दे, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात कह रही है बीजेपी, क्या उसका असर देखा जा रहा है? अगर जातीय समीकरण की हम बात करें तो उसमें फिर समाजवादी पार्टी और बसपा को काफी हद तक फिर फायदा होता हुआ देखा जा रहा है। तो जनता के मुद्दे क्या है?
देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो जनता जो है लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो कोविड काल में सरकार की जो नीतियां रही जिसके चलते जो है तमाम लोगों को सुविधाएं मिली उसके ऊपर भी खासा फोकस है। और आम जनता जो है जिस तरीके के ग्राउंड पे अगर जाया जाए तो विकास की जो बात कर रही थी सरकार, वहां पर शौचालय, आवास और तमाम ऐसी चीजें दी गई हैं और जिसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख तो नर्म है। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी ऐसे कई काम किए थे जिनको लेकर जनता आज भी याद करती है। और लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर मायावती से बेहतर जो है लॉ एंड ऑर्डर अभी तक जो है जनता ये मानती है कि मायावती से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर किसी ने दिया। लेकिन अब जो है संत कबीर नगर की खलीलाबाद सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। एक और जो है बीजेपी छोड़ के जो समाजवादी पार्टी में गए हैं नेता जय चौबे वो हैं, दूसरी ओर अगर बात की जाए कि अंकुराज तिवारी है बीजेपी से, और तीसरी जो है मशहूर जिस तरीके से बसपा के कैंडिडेट है। तो जातिगत समीकरण की बात की जाए इसके बीच कहीं ना कहीं सुबोध यादव की अगर बात की जाए तो सुबोध यादव जो पहले समाजवादी पार्टी और बसपा सभी जगह रह चुके हैं और अब जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने झाड़ू का जो है साथ देना समझा, इसलिए झाड़ू से उनको टिकट मिली। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो त्रिकोणीय मुकाबला होता है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यादव वोट बैंक की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं खलीलाबाद और आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करता है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 2017 की अगर बात की जाए तो 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज कराई थी तीनों सीटों पर। उससे पहले अगर बात की जाए तो उससे पहले जो है समाजवादी पार्टी ने, और उससे पहले जो है जिस तरीके से जो गुणागणित रहा पूरे सीटों का उसमें बसपा हावी थी। तो ऐसे उत्तर प्रदेश की एक खासियत है कि हर 5 साल में पार्टी जरूर बदलती है और साथ ही जो जनता का रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है और इंटरेस्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं बदल जाता है। अविमुक्त पांडे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अविमुक्त, आप बताइए कि पूर्वांचल में क्या कुछ मुद्दे इस वक्त जोरों पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं। क्या पूर्वांचल में भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है या कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर बसपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हावी है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको महाराजगंज जिले की जो सीट है, महाराजगंज में 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में 4 सीटों पे पिछली बार 2017 के चुनाव में बीजेपी का कब्जा था। एक सीट पे निर्दल प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार का जो समीकरण है बिल्कुल अलग दिख रहा है। इस बार जो 5 सीटों में कुछ सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है, तो वहीं कहीं पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, कहीं ना कहीं बसपा भी जो है ताकत के साथ जो है इस चुनाव में दिख रही है। महाराजगंज जिले में कुछ सीटों पे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कुछ कहीं ना कहीं किसी भी तरह एक तरफा माहौल नहीं दिख रहा है पिछली बार की तरह। जिस तरीके से पिछली बार बीजेपी ने जो है पूर्वांचल में बाकी दलों का सुपड़ा साफ कर दिया था, उस तरह का समीकरण इस बार महाराजगंज या आसपास के जनपदों में नहीं देखने को मिला। हालांकि बात करें मुद्दों के, स्थानीय मुद्दा बीजेपी लगातार विकास की, बीजेपी के जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व या खुद योगी आदित्यनाथ की आज जनसभा थी तो उसमें जो भी चूंकि मुख्यमंत्री का गढ़ है गोरखपुर या आसपास का इलाका, चाहे महाराजगंज हो, कुशीनगर हो, देवरिया या फिर आप सिद्धार्थनगर जिले की बात करते हैं, तो ये खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अच्छा खासा प्रभाव रहा है इन सभी जनपदों में। लेकिन इस बार जो है जनता का जो मूड है वो साइलेंट वोटरों की तरह साइलेंट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी कर सकता है बीजेपी के लिए। लेकिन लगातार जो है विपक्ष जो है मुश्किल हो जाता है, और खास करके इस बार तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति और जो इलेक्शन है वो इतना ज्यादा दिलचस्प है कि राजनीतिक पंडित हो या फिर एक्सपर्ट्स हो, कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का क्या परिणाम होगा ये तो रिजल्ट के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अविमुक्त आपका। और आगे भी पूर्वांचल की राजनीति को लेकर बात करेंगे, क्या कुछ वहां पर सियासी मुद्दे इस बार देखे जा रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश में छठे चरण का इलेक्शन होना है 3 मार्च को। तमाम राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं। चुनाव प्रचार अब थम चुका है। ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही जानकारी भी दे रहे हैं कि क्या कुछ हालात और साथ ही क्या कुछ असर अब उन प्रचार का देखा जा रहा है। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं।
और साथ ही गुड्डू कुमार जुड़े हुए हैं कुशीनगर से। गुड्डू, आपका ही रुख करूंगी मैं कि अगर बात कुशीनगर की जाए तो ये बीजेपी का गढ़ इसे कहा जाता रहा है और बीजेपी का वर्चस्व हमने देखा कि 2017 में काफी ज्यादा बड़ा था। अभी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ मुद्दे देखे जा रहे हैं, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां तो गिना रही है, क्या उन उपलब्धियों का असर कुशीनगर की जनता पर भी देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको हम बता देना चाहते हैं जिस तरीके से ये कुशीनगर जनपद में 7 विधानसभा सीट है और 7 विधानसभा सीट में अब तक ऐसा माना जा रहा है कि पहले तो कुछ लड़ाई दिख रही थी, लेकिन अब भाजपा के पलड़े में ज्यादा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे स्पष्ट तौर पे लोगों का ये कहना है कि जो भाजपा सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई हैं वो स्पष्ट तौर पे मतलब जनता तक पहुंच रहा है, एकदम निचले स्तर तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये स्पष्ट माना जा रहा है कि लोगों का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि इस बार भाजपा सपा भी अपने किसी भी कोर कसर को छोड़ना नहीं चाह रही है कि जिससे वो इस चुनाव में शिकस्त खाए। तो ऐसे में अभी आज आपको ताजा घटना हम बता देना चाहते हैं। कुशीनगर जनपद के फाजिल नगर विधानसभा सबसे वीआईपी सीट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार पडरौना के सीट को छोड़ के फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। तो अभी कुछ देर पहले प्रचार के दौरान भाजपा और सपा में काफी दोनों को आपस में भिड़ंत हो गया है, जिसमें पथराव भी हुआ है और स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले में जो गाड़ियां चल रही थी वो गाड़ियां भी तोड़ी फोड़ी गई हैं। तो इनका तो आरोप भाजपा पे है, लेकिन भाजपा वालों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि यहाँ कोई भी भाजपा के लोग नहीं थे, जो गांव के लोग थे वो ऐसा किए हैं। तो हालांकि अब ये इसमें मामला ये भी आ रहा है कि भाजपा के ही कुछ ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा आरोप लगाया गया है कि वो गुंडे मवाली को बिहार से बुला के या अगल बगल के अन्य जगहों से बुला के हमला कराया गया है। ये बताइए क्या पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कोई अभी तक जानकारी दी गई है? क्या है ये पूरा मामला? क्या एफआईआर दर्ज हुई है? क्या उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है? जी अभी तत्काल कुछ देर पहले सपा के लोगों ने रास्ता जाम कर दिया था, जहां पुलिस प्रशासन एडीएम और एडिशनल एसपी सहित भारी मात्रा में पुलिस फोर्स पहुंची थी और उस जाम को खत्म करा दिया गया है। लेकिन तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की बात की गई है। अब तहरीर अभी दिया गया है। अब आगे देखना होगा कि पुलिस प्रशासन ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रामानुज, आप बताइए कि पूर्वांचल की राजनीति हो या फिर हम बात कर ले पूरे उत्तर प्रदेश की, बार बार ये बात कही जा रही है कि इस बार का इलेक्शन 2017 से अलग होगा। अगर पूर्वांचल की बात करें तो जातीय समीकरण अगर देखें तो जाति आधार पर ही हर बार हम देखते हैं कि इलेक्शन होता आ रहा है, पर इस बार तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि जातिगत आधार पर नहीं, हम विकास के मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। परिवर्तन की बात, दूसरी तरफ जो जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की जाती है, हालांकि कोशिश उसमें भी भरपूर की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार ये जताने की कोशिश की जा रही है कि इस बार का चुनाव विकास के मुद्दों पर होगा। तो क्या ये बदलाव पूर्वांचल की राजनीति और जनता में भी कुछ बदलाव देखा जा रहा है? कि पूरे प्रदेश और पूर्वांचल के हिस्से की अगर बात की जाए तो पिछले 4 दशकों से ऐसा नहीं हुआ कि कोई सरकार रिपीट करी हो। और ऐसे ही 4 दशकों की अगर बात की जाए तो 4 दशकों के अंदर जिस तरीके से चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो और या भाजपा हो, सबकी सरकारें रही हैं। और इन 4 दशकों से अगर बात की जाए, 4 दशकों की स्थिति ऐसी रही है कि बार बार जातिगत समीकरण को लेकर ज्यादा हावी रहा है। और इस बार भी ऐसा नहीं है कि जातिगत समीकरण कोई किसी भी राजनीतिक दल से अछूता रहा है और सभी राजनीतिक दलों ने जातिगत समीकरण देखते हुए अपने प्रत्याशी जो हैं उतारे हैं। और ऐसे में उसके बाद भी एक विकास की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी विकास की बात कर रही है, बसपा भी विकासवाद की बात कर रही है, प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रही है, कानून व्यवस्था की बात कर रही है। और ऐसे में कांग्रेस भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कर रही है, विकास को लेकर बात कर रही है। लेकिन इस सभी राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को बैठाने की सभी राजनीतिक दलों ने पुरजोर कोशिश करी है। और ऐसे में जब विकास की बात हो रही है और लेकिन मंच से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, राजनीति दूसरी ओर मोड़ दी जा रही है। आपने शुरुआती दौर देखा, पहले और दूसरे चरण के अंदर हिजाब को लेकर जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा था उसको लेकर भी जनता ने नकार दिया। और ऐसे में हिजाब से अलग हटकर विकास के मुद्दे पर जनता ने वोट किया और अपने
जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर जनता आगे बढ़ी। और अभी अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल का विकास अभी कोसों दूर था, जिसको लगातार विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की गई थी, क्योंकि पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए तो पश्चिमी यूपी दिल्ली से ज्यादा कनेक्टेड मानता है, अवध क्षेत्र जो है लखनऊ से ज्यादा कनेक्टेड मानता है। कहीं ना कहीं पश्चिम यूपी और साथ ही पूर्वांचल की जो यूपी है उसमें काफी ज्यादा राजनीतिक अगर समीकरण देखें तो काफी ज्यादा अलग हो जाते हैं, इसीलिए भी जनता का रुख समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। अवनीश भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अवनीश, जब बात पूर्वांचल की होती है तो जातिगत समीकरण का भी जिक्र होता है, और जब जातिगत समीकरण का जिक्र हो तो हम कुछ टाइम पहले जो राजनीति हुई है दल बदल की, उसको नहीं भूला जा सकता। खास करके दलित को लेकर भी कई सारी बातें कही गई थी, दल बदल भी हमने देखा, ब्राह्मणों का जिक्र किया। पूर्वांचल में दलित और ब्राह्मण तो काफी बड़ी संख्या में है, तो क्या उसका असर जनता पर भी देखा जा रहा है? तो पूर्वांचल की राजनीति ही जातिगत समीकरणों पे टिकी हुई है। अगर बात करें तो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वो मुस्लिम मतदाता हो, चाहे वह निषाद हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे वह कुर्मी हो, चाहे वह पटेल हो, चाहे मौर्य हो, तमाम जो अलग अलग जाति हैं उनके जातियों का एक समन्वय बना हुआ है। उन जातियों की अलग अलग विचारधारा है, तो सभी अलग अलग विचारधारा वाले पार्टियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन 2017 में जिस तरीके से मोदी लहर चली थी, उस मोदी लहर में ये सारे जातिगत समीकरण ध्वस्त हो गए थे, क्योंकि अमित शाह को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। अमित शाह ने उस जिम्मेदारी के साथ पूर्वांचल को मथा और पूर्वांचल में जातिगत समीकरणों को एक सिरे से बांधने की कोशिश की, और उसमें कामयाबी भी उनको हासिल हुई, और उसी का नतीजा रहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। उसके बाद 2022 की बारी है, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से मोर्चा ले चुके हैं। उसके बाद अमित शाह मोर्चा संभाल चुके हैं। अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो मोर्चा संभाल चुके हैं। तमाम जो शीर्ष नेता वो मोर्चा संभाल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भरोसा है, जो किला है, वो ध्वस्त न होने पाए। हालांकि अपने किलो को फिर से पाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी अपना जोर लगा रही है। उसी क्रम में कांग्रेस भी अगर देखा जाए तो वो संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। तो इसी क्रम में सभी अपने अपने जातियों को अपने अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि जब कोई मंच पर जनसभा करता है, उत्तर प्रदेश में एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि जनता किस अपना भरोसा जता। आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो चुनाव प्रचार थम चुका है, 3 तारीख को मतदान होना है, और ये सीटें बेहद खास मानी जा रही हैं क्योंकि ये सीटें हैं पूर्वांचल की। लगातार नजर हमारी बनी हुई है, अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।